नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बैच, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis, यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन का प्रोसेस। यानी कि oogenesis क्या होता है, oogenesis में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके प्रोसेस को जानेंगे और oogenesis का फाइनल रिजल्ट क्या होता है उसको जानेंगे। और साथ ही साथ आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर की, यानी कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, उसमें कौन कौन सी लेयर होती है और क्या क्या चीज़ें होती है। इन सारी चीज़ों को हम आज के इस क्लास में फाइनली आपको क्लियर करके समझा देंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, इन सारी चीज़ों को एग्जाम से लिए पढ़ने के लिए और एग्जाम में लिखने के लायक समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और वीडियो अगर अंत में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस एएसबी बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के, बिना किसी तकझक के। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली कि जो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट होता है उसको हम कहते हैं oogenesis, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि एक प्रोसेस जिसके द्वारा मेच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको oogenesis के नाम से जाना जाता है। ओके, देन आगे के और हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि oogenesis विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो oogenesis होता है वो डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की। कैसे डिफरेंस होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो oogenesis होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, oogenesis जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है फीटस के दौरान ही, यानी कि बच्चा अगर पेट में रहता है उसी दौरान। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होता है। ठीक है, जो oogenesis होता है वो फीटस स्टेज में स्टार्ट हो जरूर होता है, लेकिन बेबी बर्थ के बाद क्या होता है वो स्टॉप हो जाता है। वापस से जब ये फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है तब स्टार्ट होता है। लेकिन जो स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, जब तक कि कोई इंसान ओल्ड होकर के मर नहीं जाता। ओल्ड होकर के क्या हो जाए, मर नहीं जाता, तब तक कि ये स्टेज चलता ही रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी क्लियरली। तो चलते हैं आगे की पॉइंट को समझते हैं, आगे की पॉइंट पे क्या बताया गया देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने कहा कि आप फीटल स्टेज, फीटल स्टेज का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको फीटल स्टेज भी कहते हैं। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियंस गैमेट, ठीक है, मदर सेल यानी कि oogonia आर फॉर्म्ड विद इन द ईच फीटल ओवरी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस फीटस की जो ओवरी होती है, यानी कि एम्ब्रियो की जो ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर क्या होता है, कई मिलियन मदर सेल बनती हैं, oogonia बनती है। oogonia क्या होती है, oogonia होती है गैमेट मदर सेल, यानी कि हम कह सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का एक सेल होता है जिसको oogonia कहते हैं, और ये दोनों ओवरी में मिला करके कई मिलियन सेल्स बनाती है। ठीक है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एड आफ्टर बर्थ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई फीमेल इस प्रेगनेंसी के दौर में है, ठीक है, इस फीमेल अगर इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में है, ये फीमेल है, मान लेते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में है, तो इसके अंदर जितना भी ओवम बनाने के लिए oogonia बन गया एक बार, ठीक है, oogonia एक बार जितना भी बन गया, चाहे वो 1 मिलियन बन गया, चाहे वो 2 मिलियन बन गया या 10 मिलियन बन गया, बस उतना ही रहेगा। अगर ये फीटस पैदा हो गई, यानी कि क्या हो गया, बेबी बर्थ हो गया, ठीक है, बेबी बर्थ हो गया, तो बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ क्या होता है, एक भी oogonia नहीं बनेगी, सिंगल oogonia क्या होगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो सिंगल oogonia भी बना सके। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो oogonia का फॉर्मेशन होता है फीमेल बॉडी में वो कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हेन oogonia फॉर्म इन अ फीमेल बॉडी, तो कह सकते हैं कि एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर हो गया कि नहीं। हमने क्वेश्चन क्या कहा कि व्हेन oogonia फॉर्म इन फीमेल बॉडी, तो आपका आंसर हो जाएगा एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है,
नो एनी उगोनिया फॉर्म या नो मोर उगोनिया फॉर्म एंड एड आफ्टर बर्थ। ठीक है, यानी कि जन्म होने के बाद ना तो ज़्यादा उगोनिया बनता है और ना ही ज़्यादा उगोनिया जुड़ पाता है। ठीक है, दीज सेल्स ये कोशिका स्टार्ट करती है डिवीजन एंड इंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो उगोनिया होती है वो प्रोफेज फर्स्ट में डिवीजन को स्टार्ट कर देती है पहुंच करके आप द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द स्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। और ये जो होती है क्या होती है, प्राइमरी oocyte के स्टेज में आकर के अरेस्ट हो जाती है। कहने का मतलब एकदम साफ साफ है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जस्ट मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक फीमेल बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होती है, ये प्राइमरी मदर सेल बन गई। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या होगी, आपकी उगोनिया बन गई। क्या है, उगोनिया, ये oogonia हो गई। अब ये oogonia क्या होती है, डिवाइड करती है। जब oogonia डिवाइड करेगी तो एक से दो सेल बनाएगी। क्या करेगी, एक से दो सेल बनाएगी और इसी दो सेल को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी oogonia कहते हैं, प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte होता है इसमें से एक सेल जो होता है वो आगे चल करके ग्रोथ फेज में जाता है। अब ये ग्रोथ फेज में आ गया, जब ग्रोथ फेज में आ गया तो ग्रोथ फेज में आकर के ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि इसके आगे की प्रोसेस अब नहीं होगी। अब इसकी आगे की प्रोसेस कब होगी, जब फीमेल बर्थ होने के बाद वो मैच्योर हो जाएगी, यानी कि 12 ईयर की हो जाएगी या 11 ईयर की हो जाएगी, तब इसकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी और यहाँ पर डिवीजन शुरू हो गया। तो एक आपका सेल बनेगा और एक आपका क्या बन जाएगा, पोलर बॉडी बन जाएगा। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिए, इसको सेट करने दीजिए स्लाइड को। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड, प्रत्येक प्राइमरी oocyte जो होती है वो सराउंडेड हो जाती है, घिर जाती है बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, यानी कि जो प्रत्येक प्राइमरी oocyte होती है वो ग्रैनुलोसा सेल के लेयर से घिर जाती है एंड कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, कैसे पाई जाएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी जस्ट थोड़ा समय लगेगा, मैं वहाँ पर पहुँचूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा कि ग्रैनुलोसा सेल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस आप थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं वहाँ पर आपको पहुँच करके अच्छे से समझा दूंगा। A large number of these follicles degenerate during the phase। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उसकी बहुत सारी बड़ी संख्या में क्या होती है, लॉस होती है, यानी कि सेल क्या होती है, डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, बच्चे के बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी, यानी कि अगर हम बात करें कोई फीमेल बर्थ कर रही है और बर्थ से लेकर के जो इसकी प्यूबर्टी एज होती है 12 ईयर या 11 ईयर, उस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होती है, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। देयरफॉर एट द प्यूबर्टी, जबकि प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेट इन ईच ओवरी। ठीक है, लेफ्ट इन ओवरी, यानी कि कहने का मतलब होता है कि प्यूबर्टी जब पहुंचती है फीमेल, जब एक मैच्योर हो जाती है, वो जेनेसिस करने के लायक हो जाती है, तो उसके ओवरी की एक ओवरी में क्या होती है, केवल 60 से 80,000 फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड, यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो सराउंडेड हो जाते हैं, घिर जाते हैं बाय मोर लेयर, बहुत सारे लेयर से ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल, बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल के लेयर से घिर जाते हैं एंड न्यू थीका, और बहुत सारे न्यू थीका आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसको क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हम सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, ग्रैनुलोसा सेल क्या होता है, इन सारे के बारे में आपको हम समझा देंगे विथ डायग्राम। द सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफॉर्म, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत जल्द ही परिवर्तित हो जाता है इनटू टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसके पास क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है, जिसको हम एंट्रम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रम के नाम से जानते हैं। द थीका लेयर इज, यानी कि जो थीका लेयर होता है, जो थीका लेयर होता है क्या कहते हैं, इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थीका इंटरना,
जो थीका लेयर होता है वो करता है अंदर की ओर जाता है और उसको हम इनर थेका इंटरना के नाम से जानते हैं, एंड आउटर थेका को हम थेका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। यानी कि जो अंदर की थीका होती है थीका इंटरना कहलाती है और बाहर की थीका थीका एक्सटर्ना कहलाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी कि ये क्या करता है आपके अटेंशन को खींचता है, डैट की इट इज एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज में एट द प्यूबर्टी या डेट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, यानी कि जो प्राइमरी oocyte वो क्या हो गया धीरे धीरे सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में क्या हो गया डेवलप हो गया, ग्रो इन साइज अपनी आकार को बढ़ाता है, एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी oocyte थी वो सेकेंडरी oocyte में गई, सेकेंडरी oocyte से टर्शियरी oocyte, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल में गई और वो अपनी साइज को बढ़ाई, और साइज के बढ़ाने के बाद ये अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। ठीक है, इट इज़ एन इक्विवेलेंट डिवीजन, जो कि क्या है एक इक्विवेलेंट डिवीजन है। इक्विवेलेंट डिवीजन का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं दोनों सेल के अंदर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड अ टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक छोटे से पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इसको हम छोड़ते हैं पोलर बॉडी के बारे में, अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था आपको, हमने आपको ग्रैनुलोसा लेयर के बारे में बताया था, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, एंट्रियम के बारे में बात किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूँ, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिए। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कोई फीमेल है, अब फीमेल के बॉडी में क्या हो रहा है, उगोनिया बना हुआ है। अब उगोनिया क्या हो रहा है, इस तरीके से उगोनिया है, और उगोनिया क्या है थोड़ी देर के बाद क्या होता है डिवाइड करके प्राइमरी oocyte बना लेता है, ये प्राइमरी oocyte होगी। अब इस प्राइमरी oocyte के बाहर क्या होती है ग्रैनुलोसा लेयर आती है, इस तरीके से क्या होती है ग्रैनुलोसा लेयर आ गई, कलर चेंज करने दीजिए, ग्रैनुलोसा लेयर आ गई, इस तरीके से लग गई ग्रैनुलोसा लेयर। जब ये ग्रैनुलोसा लेयर लगी तो इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल, क्या नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल नाम दे दिया। देन उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसके बाहर क्या हुआ एक और सेल, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी जो सेल थी इसको हमने क्या कर दिया प्राइमरी फॉलिकल PF लिख दिया। देन ये प्राइमरी फॉलिकल जो था बेटा आपका धीरे से एक और, जैसे यहाँ पर एक ग्रेनुलोसा लेयर हो गया, और इसके बाहर क्या हुआ एक और आपका लेयर आ गया जिसको थीका लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नीचे ग्रेनुलोसा, ठीक है, इस तरीके से आपकी ग्रेनुलोसा हो गई, और इसके बाहर क्या हो गई एक लेयर आ गई। ठीक है, इस तरीके से बाहर क्या हो गई एक लेयर आ गई। ठीक है, बाहर लेयर आ गई, इसको क्या कर दिया हमने सेकेंडरी फॉलिकल्स कह दिया। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, ठीक है, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स में अगर हम आगे जाएंगे तो ये धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होता है टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से देखिए ये आपकी क्या हो गई एक सेल हो गई, और दूसरी बात क्या हो गया यहाँ पर आपका ग्रैनुलोसा लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हो गया लेयर। अब टर्सरी फॉलिकल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं एंट्रम कहते हैं। तो ये देखो इस तरीके से ये खींच करके चला गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया ये खींच कर चला गया। अब यहाँ पर जो खाली स्थान बचा ना, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं एंट्रम के नाम से जानते हैं। जहाँ पर मैं ये ब्लू कलर का फील कर रहा हूँ इसको हम एंट्रम कहते हैं। और ये जो आपकी थी वो आपकी उगोनिया सेल है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी oocyte है, और यही प्राइमरी oocyte क्या होती है बाहर निकलती है। ठीक है, समझ में आया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस को समझते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस में क्या बताया गया है, तो आगे की अगर एनसीईआरटी की लाइन को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सेकेंडरी oocyte रिटेंट बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte होती हैं वो क्या करती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म को लिए रहती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म को लिए रहती है प्राइमरी oocyte से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं एनी एडवांटेज फॉर दिस, यानी कि जो प्राइमरी oocyte होती है या प्राइमरी oocyte जो होती है उसके अपेक्षा जो सेकेंडरी oocyte होती है उसके पास ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, क्यों, क्या आप सोच सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही नरिशमेंट होगा।
डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न, जब जेनेसिस की प्रोसेस करते हैं तो सेकेंडरी ओसाइड जब बनता है आपका, सेकेंडरी ओसाइड के साथ एक और सेल बनता है, जैसे ये हमारा प्राइमरी ओसाइड हो गया, तो यहाँ पर डिवीजन हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, एक सेकेंडरी ओसाइड बन गया, और इस सेकेंडरी ओसाइड के साथ क्या हो गया, यहाँ पर एक पोलर बॉडी बन गया जो किसी काम का भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, यानी कि ये बात कर रहा है डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो डिवाइड होती है या डीजनरेट हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर आंसर जो इसका है, ये जो सेकेंडरी उस साइड के साथ जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है ये आगे कोई डिवीजन नहीं करती, ये डीजनरेट हो जाती है। और ये जो आपकी सेकेंडरी ओसाइट होती है वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद एक और आपके पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। समझ में आया? आगे बात करते हैं, जस्ट एक सेकेंड, आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एट प्रेजेंस वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, यानी कि हम इसके बारे में बहुत सारा कुछ नहीं बात करते हैं। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज, यानी कि टर्शियरी फॉलिकल जो होती है वो वापस से चेंज हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉलिकल्स के बारे में, इसमें यहाँ पर ये जो ओवरी है इसमें हम फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इनटू मैच्योर फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, जो आपके टर्सरी फॉलिकल्स होती है वो चेंज हो जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। जैसे ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज होती है तो सेकेंडरी ओसाइड फॉर्म, और सेकेंडरी ओसाइड फॉर्म होती है अ न्यू मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइड के पास क्या होता है, एक नया मेम्ब्रेन बनता है जिसको हम जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे मजबूत लेयर होता है एक ओवम का। ठीक है, देन आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट्स में क्या बताया गया उसको देखते हैं। आगे की पॉइंट्स में बताया गया है जो सेकेंडरी ओसाइट होती है क्या होते हैं, जोना पेलिसोडा लेयर से क्या होते हैं सराउंडेड हो जाती है। द ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर्ड, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, रिलीज होता है, जिसको हम ओवम कहते हैं। फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से बाई द प्रोसेस ऑफ बाई द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रोसेस से ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, जोना पेलिसोडा लेयर क्या होता है, और किस प्रोसेस से सेकेंडरी ओसाइड ओवम से ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं वापस से हम यहाँ पर ओवरी के स्ट्रक्चर में। तो इस ओवरी की स्ट्रक्चर की अगर हम बेटा बात करते हैं तो ओवरी की स्ट्रक्चर को देखिए, जस्ट एक सेकेंड हमको यहाँ पर सेट करने दीजिए। हाँ, इस ओवरी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये आपकी ओवरी की स्ट्रक्चर है जो कि आलमोंड शेप में है। ठीक है, एक बादाम के आकार की होती है, आलमोंड शेप होती है ओवरी की स्ट्रक्चर। इस ओवरी में दो लेयर होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके से इसको दो भागों में बांटते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बाहर की भाग है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो अंदर की भाग है इसको कहते हैं हम मेड्यूला, क्या कहते हैं, मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है बेटा वहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि आपके उस साइड ओगोनिया होती हैं, वो मैच्योर होती है तो प्राइमरी फॉलिकल्स बनाती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं, जहाँ पर एंट्रम की भी स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि ये एंट्रम दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद सेकेंडरी ओसाइड क्या होता है, बाहर आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइड बाहर आ जाता है। और इसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल यानी कि टर्शियरी ओसाइड होते हैं या टर्शियरी फॉलिकल्स होते हैं जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में, और ये कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है कार्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, अब ये जो कार्पस ल्यूटियम या कार्पस एल्बिकन्स होते हैं यही हार्मोनल चेंज को पूरा कंट्रोल करते हैं, यानी कि यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को बढ़ाते और घटाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेडुला रीजन की, तो मेडुला रीजन में आपकी ब्लड वेसल्स पाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइन है, एक ब्लू कलर की लाइन है, ये दोनों क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में क्या बताया गया उसको देखते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंस को। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, प्यूबर्टी की एज में एक सेल बनता है जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है एक सेल दो सेल बनाता है, दो सेल से चार सेल बनाते हैं, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं यहाँ तक। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल होता है वो क्या होता है,
ग्रोथ फेज में एंटर करता है। तो ये क्या है, आपका ग्रोथ फेज है, ठीक है, ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो क्या होता है, आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन सेकेंड होता है। जब मियोटिक डिवीजन सेकेंड होता है तो 4 स्पर्मेटिड बनके आपके तैयार होते हैं, और डिफ्रेंशिएशन या प्रोलिफरेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जो आपके स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होकर के इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। तो जो प्यूबर्टी की एज में आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, 46 होते हैं। और ग्रोथ फेज तक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे क्या होंगे, 46 ही होंगे। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 23 ही होता है। देन सेम अगर हम बात करते हैं इधर फीमेल बॉडी में, तो क्या होता है, जो आपकी फीटल स्टेज होती है, यहाँ पर क्या होती है, 2 चीज़ें चलती है। एक फीटल स्टेज चलती है और एक क्या करती है, आफ्टर बर्थ चलती है या चाइल्डहुड चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं फीटल स्टेज में क्या होता है, एक ओगोनिया होता है, और इस ओगोनिया में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है, और ये फीटल लाइफ में होता है। और यहाँ पर डिवीजन होता है माइटोसिस, और जिससे 2 प्राइमरी oocyte बनते हैं और फिर वापस से डिवीजन होता है, 4 प्राइमरी oocyte बनते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये सेल जो होता है वो ग्रोथ फेज में एंटर कर जाता है। जैसे ही बर्थ होता है और बर्थ के बाद पूरी चाइल्डहुड क्या होती है, वो स्टॉप रहती है, डिवीजन करना, ग्रोथ करना, सब कुछ स्टॉप रहता है। जैसे ही फीमेल क्या करती है, प्यूबर्टी में एंटर करती है, और जो प्यूबर्टी में एंटर करती है, ये जो आपकी सेल होती है प्राइमरी oocyte वो डिवाइड होती है, और प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर क्या करती है, एक सेकेंडरी oocyte बनाती है और एक पोलर बॉडी फर्स्ट का निर्माण करती है, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। वापस से जो सेकेंडरी oocyte होती है वहाँ पर डिवीजन होता है, तो एक ओवम बनता है और पोलर बॉडी बनता है। दूसरी बात मेरे दोस्त, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी फर्टिलाइजेशन में आपका डायरेक्ट ओवम पार्टिसिपेट नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte पार्टिसिपेट होता है, और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और एक एक पॉइंट आपने क्लियरली समझा होगा। तो इस क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे हमें। पहला आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि व्हाट इज oogenesis, oogenesis क्या है, और दूसरा ये होगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। पहले oogenesis और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा होगा कि oocyte क्या होता है और oogonia क्या होता है, oocyte और oogonia में डिफरेंस आपको बताना है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप ASB परिवार में पहली बार आए हैं तो ASB परिवार की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ASB परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।